एक सवाल जो सब भी पूछते हैं इन दिनों में, कितनी मिकदार में तो गोश्त खाना चाहिए? गोश्त जो है वो इंसानी सेहत के लिए हमारा बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है। कोई भी चीज़ है उसको एतदाल के दायरे में खाया जाए। आपके दिल की जो शरियान है उनको तंग करेंगे तो वो आपको नुकसान देगा। कौन से ऐसे मसाले हैं जो गोश्त पकाते वक्त, क्योंकि वो फ्रेश होता है बिल्कुल, वो उसमें डालने चाहिए? गोश्त को ज्यादा गलाना चाहिए या फिर उसको थोड़ा सा सख्त रखना चाहिए? जो स्टीम वाला गोश्त जितना भी गल जाएगा वो आपके लिए फायदेमंद है। वो बारबेक्यू इतना नुकसान देनी है जितना वो कोयला, और उसकी वजह से आपके जिगर के ऊपर मनफी असरात आते हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी में तलखी आती है। उस स्टीम गोश्त का ये फायदा होगा कि वो आपको यूरिक एसिड नहीं बढ़ाएगा। हम लोगों को बड़ी आदत है कि हमने ना गोश्त संभाल संभाल के रखना है। कौन सी ऐसी चीजें ऐड ऑन करें? एक चीज़ तो ये है कि कुर्बानी के गोश्त को शॉपर में बांध के आपने नहीं रखना। 10 किलो का बड़ा पतीला ले लें, 8 लीटर 7 लीटर पानी डाल लें। उस पानी में 1 चम्मच आपने कलौंजी का डाल देना, आधा कप सिरका डाल देना, सेब का सिरका। आप यकीन कीजिए, जब आपने गोश्त महीने बाद निकालना है, 15 दिन बाद निकालना है, तो वो गोश्त ऐसे ही होगा जैसे अभी ताज़ा आज ही आप गोश्त लेके आए। अच्छा, कलेजी के कितने फायदे हैं, कितनी मिकदार में खानी चाहिए? कलेजी दुनिया की बेहतरीन चीज़ है खून बनाने के लिए। कुर्बानी की जो कलेजी है ये तो इसमें वैसे भी शिफा है और सुन्नत भी है। इसको एज अ मेडिकेटेड 1 या 2 बोटियों से ज़्यादा ना खाएं। इसके ऊपर काली मिर्च और नींबू डाल के निचोड़ के फिर इसको खाया जाए, चूँकि ये थोड़ी सी देर हजम होती है। इतने सख्त गर्म मौसम में पाई खाना नुकसानदेह तो नहीं है कि मतलब उनको कोई बाद में कोई साइड इफेक्ट्स हों? अस्सलाम वालेकुम, आप देखें पुरसुकून ज़िंदगी और मैं हूं आपकी होस्ट महरीन इफ्तिखार। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है ईद कुर्बान और सेहत के इस हवाले से क्या मसाइल आपको दरपेश हो सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे बहुत ही जो माने जाने वाले गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम है हकीम अताउर रहमान साहब, जो आपको इन सारी सिचुएशंस में जो ईद के दिनों में आप फेस कर रहे होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच सर आपके टाइम का। कैसे हैं आप हकीम साहब? अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी जैसे ईद कुर्बान का भी सिचुएशन, अभी सारा सिनेरियो ईद की ईद करीब है। ईद कुर्बान हो तो गोश्त बहुत ज़्यादा जो है वो खाया जाता है। एक सवाल जो सब भी पूछते हैं इन दिनों में, कितनी मिकदार में तो गोश्त खाना चाहिए? क्या वाकई ज़्यादा गोश्त मसला कर सकता है? क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं ज़्यादा गोश्त खाने से सेहत बेहतर रहती है, कुछ का ख्याल है इसके बरक्स है, आप क्या कहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गोश्त जो है वो देखा जाए सालनों का सरदार है, हम्म। और गोश्त जो है वो इंसानी सेहत के लिए हमारा बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है। हम्म। लेकिन मसला ये है कि कोई भी चीज़ हो उसको एतदाल के दायरे में खाया जाए, एहतियात के साथ और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक खाया जाए, तो वो चीज़ नफ़ा बख्श होती है। जब आप किसी भी चीज़ को हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के बरखिलाफ़ खाएंगे और नॉन हाइजेनिक सिस्टम के तहत, और तीसरा उस तरह बनाएंगे कि जिसमें आपको टेस्ट तो आएगा लेकिन वो ग्रेवी वाले खाने आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका फैटी लिवर, आपके दिल की जो शरियानें उनको तंग करेंगे, तो वो आपको नुकसान देगा। आपने जैसे अभी एक खाने के मसालों की बात की है। जी जी बिल्कुल कौन से ऐसे मसाले हैं जो गोश्त पकाते वक्त, क्योंकि वो फ्रेश होता है बिल्कुल, बिल्कुल। वो उसमें डालने चाहिए जिससे ना आपको ज़्यादा तजाबियत हो, ना ब्लॉटिंग हो, ना आपको बाद में कोई इश्यूज फेस करने पड़े? जैसे लोगों को तजाबियत हो जाती है, वॉमिट होना शुरू हो जाती है, या वो हॉस्पिटल्स की तरफ गैस्ट्रो उनको इश्यूज हो जाते हैं। कौन से मसाले हैं जो इस्तेमाल करने चाहिए? देखें, गोश्त के अंदर जो गरम मसाला डलता है ना, सबसे पहले तो गरम मसाला खुद घर में तैयार करना चाहिए। अच्छा। हम लोग बाज़ार से गरम मसाला ले लेते हैं। अच्छा, बाज़ार के अंदर से जो गरम मसाला मिलता है ना, उसमें जो सस्ती तरीन हमारी जो स्पाइसेस होती हैं ना, उस स्पीशीज़ में से वो डाल देते हैं, और बाकी जो अच्छी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे काली मिर्च अगर महंगी है वो उसमें नहीं डलती है। काली मिर्च एंटासिड भी होती है और दिल की शरियानों को, नालियों को, खून को पतला करती है, दिल की शरियानों को खोलती है। इसी तरह सिनेमम है, दालचीनी है, ज़ीरा सफ़ेद है, यानी ये वो मसाले, अजवाइन है, जो इनको आप पूरा गरम मसाला की शक्ल में खुद बना, इसको रॉ फार्म में लें और घर में इसको पाउडर करें। उसका आप रिजल्ट और कम बाइट से लिए हुए गरम मसाले का रिजल्ट देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। एक जो सबसे अहम नुक्ता ये है कि गोश्त को कैसे खाया जाए, किस शक्ल में खाया जाए।
दुनिया में सबसे बेहतरीन जो तरीका है गोश्त का, वो जैसे वो आप कहते हैं ना कि तला हुआ गोश्त हम कुर्बानी के पहले दिन अक्सर घरों में सुबह के टाइम गोश्त को हाँ छोटी छोटी बोटियां करके तला जाता है। देखिए उसका क्या है, उसकी रेसिपी क्या है। हम्म उसमें यह कि आप गोश्त को लेके उसमें अदरक का और लहसुन का एक पेस्ट बना लें पेस्ट बना के, और उसमें आप जो है वो डाल सकते हैं नमक। ये हम्म 3 चीज़ों को और पानी डाल के तो आप उसको बॉईल करें। बॉईल करने के बाद जब आप देखेंगे कि वो रेशेदार और नरम हो गया गोश्त, हम्म उसके बाद वो तैयार हो जाएगा। उसको आप उतार के तो काली मिर्च और लेमन उसके ऊपर निचोड़ के अगर आप वो गोश्त खाएंगे, तो अगर वो एतदाल से ज़्यादा भी खा लेंगे तो वो गोश्त आपको नुकसान नहीं देगा, बल्कि वो जुज़े बदन बनेगा। हम्म यानी ये एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी, इसमें आपने सुर्ख मिर्च नहीं डालनी, इसमें आपने कोई सब्ज़ मिर्च नहीं डालनी, हम्म ये सिर्फ काली मिर्च ऊपर से आपने उसको छिड़क के और लेमन डाल के जब इस गोश्त को खाएंगे, बगैर रोटी के भी आप खा सकते हैं। तो ये गोश्त आपके लिए सेहतमंद है। दूसरी जो शक्ल है गोश्त की, वो है यखनी की शक्ल में, जो हमें सबसे ज़्यादा जूद असर और जूद हजम होता है। जब मसाल के तौर पे आप चाहे मटन है, चाहे आपके पास कोई भी गोश्त है किसी किस्म का, उस गोश्त की आप यखनी बना लें। यखनी बना के उसका सारा, उसमें आप काली मिर्च डालें, अजवाइन डालें, ज़ीरा डालें, अदरक लहसुन जो भी हमारे घरों में रेसिपी होती है वो डालें, और उसकी यखनी भी पिएं और बोटी भी लें आप। वो गोश्त भी आपके असाब के लिए, आपके पट्ठों के लिए और आपके मैदे के लिए जूद हजम साबित होगा। अच्छा गोश्त को ज़्यादा गलाना चाहिए या फिर उसको थोड़ा-सा सख्त रखना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अगर आप इसको ज़्यादा गला देंगे तो इसमें न्यूट्रिशंस जितने भी हैं या प्रोटीन्स जितने भी हैं वो ख़त्म हो जाएँगे। और दूसरा इसमें आ जाता है स्टेक वाले जो लोग स्टेक लवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेक खाते हैं। वो क्या स्टेक उसमें क्या होता है जो गोश्त होता है वो उसको कच्चा भी रखते हैं। आपके मुताबिक ये कितना फ़ायदेमंद है? देखें 2 किस्म का गोश्त की जो होती है ना पकाई, एक होती है कोयले के ऊपर बारबेक्यू आप करते हैं, जी। और एक होती है स्टीम करते हैं। हुँ। सब जो स्टीम वाला गोश्त जितना भी गल जाएगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा। और जो दूसरा गोश्त है ना, बारबेक्यू की शक्ल में भी आप मटन का बारबेक्यू लोग बनाते हैं, या छोटा बड़े गोश्त का भी बारबेक्यू बनाते हैं। तो उस सूरत के अंदर क्या होता है कि वो बारबेक्यू इतना नुकसानदेह नहीं है जितना वो कोयला। कोयला क्या करता है, कोयला एक अमोनिया है, गैस है। कोयला की गोश्त के इर्द गिर्द कोटिंग हो जाती है, और उसकी वजह से आपके जिगर के ऊपर मनफी असरात आते हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी में तलखी आती है। आप कभी देखें, आप 4 या 5 बोटियां भी बारबेक्यू की खाएंगे तो आपको उस दिन बहुत प्यास लगेगी। प्यास वो लगेगी। प्यास गोश्त नहीं लगाता, वो प्यास कोयला लगाता है। कोयला वाला। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोगों को में एक शऊर जागर हो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। बजाय तो हम कहते हैं कि जी डॉक्टर ने कहा ऑयली चीज़ ना खाएं, तो हम तो बारबेक्यू खा रहे हैं और बिल्कुल ड्राई गोश्त खा रहे हैं, लेकिन आप देखें वो जिस तरह बन रहा है वो बन तरीका रहा ठीक है। नहीं है। तो इसलिए हम उन लोगों को कहते हैं आप स्टीम की तरफ आएँ, स्टीम गोश्त खाएं। वो स्टीम गोश्त का ये फ़ायदा होगा कि वो आपको यूरिक एसिड नहीं बढ़ाएगा, वो आपको जुज़े बदन भी होगा, और आपके उज़लात, आपके असाब और इवन बच्चों के अंदर आपकी जिस्म की ग्रोथ में भी उसकी बढ़ोतरी होगी। अच्छा ब्लड प्रेशर और दिल के मरीजों के लिए बड़ा गोश्त या बकरे का गोश्त खाना कैसा है और कितनी मिकदार में किस तरह पकाकर खाया जा सकता है? ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी गोश्त खा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मज़ायका नहीं। 100 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक गोश्त ब्लड प्रेशर का पेशेंट बासानी खा सकते हैं एक वक्त में। लेकिन वो एक दिन का एक वक्त होगा, ये नहीं होगा कि तीनों वक्त में आप 100 ग्राम से 300 ग्राम तक गोश्त खाएं। एक तो ये एक चीज़ है। दूसरा जो दिल की नालियों वाले मामलात हैं उसके अंदर बेसिकली देखना है कि आप गोश्त को किस तेल के अंदर बना रहे हैं। अच्छा। बाज़ औक़ात हम जो चीज़ खा रहे होते हैं ना, हमें वो चीज़ नुकसान, हम गोश्त को देख रहे हैं कि हम गोश्त खा रहे हैं, लेकिन उस गोश्त के अंदर जो तेल बना है, डाला गया है, क्या वो सिंथेटिक तेल है? और जितने भी तेल हैं डेफिनेटली वो हैं तो सिंथेटिक, लेकिन कुछ ऐसे तेल हैं जैसे सरसों का तेल है, जैसे देसी घी है, जैसे कॉर्न ऑयल, ऑलिव ऑयल है। तो ये वो तेल हैं जिसका ताल्लुक, जैसे वो सैचुरेटेड ऑयल है जो आपकी बॉडी के अंदर जमाव नहीं पैदा करते, आपकी बॉडी के अंदर प्रोथ्रोम्बोलिन टाइम को नहीं इंक्रीज करते, जिससे आपके अंदर क्लॉट नहीं बनता, जिससे अंदर आप हार्ट फेलियर, फालिज, लकवा जैसे मुजीब मराज से बच जाते हैं। तो एक तो इस चीज़ का लिहाज रखना है कि आपका तेल उस गोश्त के लिए मुवाफिक हो। दूसरे नंबर पे दिल के मरीज़ अगर गोश्त ज़्यादा भी खाते हैं, अगर शौक रखते हैं, तो उनके लिए ये है कि 4 चीज़ों का कहवा है तिब के अंदर। अच्छा। जिसको 1 डेढ़ कप पानी में 10 पत्ते पुदीना, अच्छा। 1 या 2 चुटकी ये आपका अदरक पाउडर कह लें, सुंड पाउडर कह लें, 1 या 2 चुटकी वो, और 1/4 चम्मच सौंफ, और 1 या 2 इलायचियाँ। इसका कहवा चीनी की जगह शक्कर या फीका भी हो चल जाएगा, और साथ आधा टुकड़ा लेमन निचोड़ के हर खाने के आधे घंटे के बाद
अच्छा। आप गोश्त खा रहे हैं तो वो गोश्त आपके लिए सूदमंद हो जाएगा, जुज़े बदन होगा और वो आपको ब्लोटिंग नहीं करेगा, फारा नहीं करेगा और आपको भारी बोझल नहीं करेगा। और ये हज़म के लिए भी हाजमे गोश्त के की वजह लिए से। बेसिकली आपका जीआईटी सिस्टम मजबूत होगा। कोल्ड ड्रिंक की जगह आप ये चीज़ ले लें जो कोल्ड हम लोग ड्रिंक्स कोल्ड तो ड्रिंक इतनी खतरनाक चीज़ है ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जो आपकी 250 ml बॉटल है ना, हुँ। उसमें 7 टेबलस्पून चीनी होती है। अब ओह! आप मुझे बताएं कि आप किसी शख्स को कहें भाई ये चीनी आपके पास पड़ी है और ये बड़े चम्मच आप ज़रा 7 चम्मच खा के तो दिखाएं, वो 2 या 3 चम्मच खा के कहेगा मेरा तो तबीयत भारी बोझल हो गई है। तो हुँ। हम बोतल की शक्ल में 7 टेबलस्पून चीनी ले रहे हैं। बोतल तो मैं कह रहा हूँ कि ये डायबिटीज़ फैलाने का सबसे बड़ा जरिया ही बोतल है। हम लोग चावलों के पीछे पड़ गए हैं, गंदम के पीछे पड़ गए हैं और चीज़ों के, चीज़ ठीक के है जी। उनकी अपने मामलात हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस टाइम शुगर के पेशेंट को चीज़ डिस्टर्ब करी वो बोतल है। और जो दूसरा जो धोखा शुगर के मरीज़ को दिया जा रहा है वो है ये शुगर फ्री बोतल जो हम कहते हैं डाइट फ्री। डाइट बोतल शुगर में जो दे रहे हैं, सोडा ये जितने भी सबसे हैं। बड़ा धोखा है। उसमें स्क्रीन डाली जा रही है और स्क्रीन शुगर से ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। अच्छा। तीसरा जो शुगर के मरीज़ हैं, हुँ। शुगर के मरीज़ों के लिए सबसे गोश्त बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है उनके लिए। अच्छा। और उनका गोश्त देसी घी में अगर भुनाई के साथ दिया जाएगा ना, देखिए हम कहते हैं कोई भी चीज़ हो खाने के अंदर, अगर आप जैसे हमारे यहाँ जो पकोड़े समोसे थे ये लोग सरसों के तेल में फ्राई करते थे, हुँ। भुनाई करने के लिए गोश्त को देसी घी में भुनाई किया जाता था। इसी तरह जो आपकी जस्ट लाइक जो यखनी वगैरह बनती थी वो आपकी ये कॉर्न ऑयल में बना लें, आप वेजिटेबल ऑयल में बना लें, ये आपके लिए बहुत मुफीद है। तो ये जब हम इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे अपनी तमाम पूरे महीने के शेड्यूल में, तो आप यकीन कीजिए शुगर के मरीज़ को भी कुछ नहीं होगा, ब्लड प्रेशर के मरीज़ को भी कुछ नहीं होगा। यूरिक एसिड वाले मरीज़ों की तरफ आ जाते हैं। यूरिक एसिड वाले का जो वो बेचारे बहुत ज़्यादा इस सिनेरियो में ना सफ़र कर रहे होते हैं। वो दस्तरख़्वान पे काफ़ी ज़्यादा डिशेस देख तो रहे होते हैं बट वो खा नहीं सकते। उनके लिए भी कुछ ऐसा आप बताएँगे ताकि वो भी उस खाने का हिस्सा बन सकें? देखें यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड बेसिकली ये प्रोटीन से ही निकलता है और आपके किडनी जो हैं, आपके नेफ्रॉन जो हैं वो उस यूरिया को सिक्रीट नहीं कर पाते, तो वो ब्लड में शामिल होता है और देन वो क्रिस्टल बन के आपकी जो बारीक वेन्स हैं उनमें वो रुकावट पैदा करता है और सोजिश पैदा करता है हुँ। टखने में और आपकी पूरी शरीर की हड्डी में। तो देखें पहली चीज़ तो ये है कि यूरिक एसिड वाले पेशेंट के लिए गोश्त मना है, लेकिन फिर भी ईद है कोई और सुन्नत है, अगर वो खाना चाहता है तो मैं लाजमन तो नहीं कहता, पर मैं एक छोटी सी टिप्स ऐसी दे देता हूँ हाँ। जिसमें उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। मिसाल के तौर पे जिस दिन उसने गोश्त खाना है हुँ। यूरिक एसिड वाले पेशेंट ने, हाँ, हाँ। उस दिन उसने रात को 1 टेबलस्पून जीरा सफ़ेद आधे गिलास पानी में भिगो के रख दे। अच्छा। जो लोग यूरिक एसिड के पेशेंट है ना, वो ईद के हाँ। दिनों में पूरा हफ्ता 10 दिन जब गोश्त खाना है उन्होंने हुँ। 1 टेबलस्पून हाफ ग्लास ऑफ वाटर में डिप करके उसको ढक के रख दें ठीक है। और सुबह छान के भून के उसको गर्म नहीं करना, अच्छा। निहार मुंह उसको निथार के पानी पी लें। ओके। नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, जब उन्होंने गोश्त खाना है तो गोश्त के बाद उन्होंने कहवा पीना है आधे अच्छा। घंटे के बाद। अच्छा, अच्छा। देखिए आधे घंटे का मैं इसलिए कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने खाने को हजम करने के लिए ना HCl एक रतूबत एक मादा बनाया, एक सिक्रीशन बनाई है। जब हम खाना बंद कर देते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को मैसेज मिलता है कि अब हाजमे के सिस्टम को चलाया जाए। चलाए। तो उस सूरत में अल्लाह पाक वो रतूबात बनाता है जो एसोफेगस से होते हुए आपके जीआईटी सिस्टम के मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ हाजमा करता है। हुँ। अब जब वो HCl रिलीज होता है और खाना हजम करने के लिए उसके बाद हम गर्म पानी या चाय या बोतल पीते हैं, तो वो जो बहाव है ना, जैसे दरिया का पानी भाग ले जाता जीदे, तो वो HCl को बहा के वो नीचे इंटेस्टाइन में ले जाता है, हाजमा सुस्त हो जाता है, ब्लोटिंग के मसाइल, एसिडिटी के मसाइल और बहुत से मसाइल से हमें दो चार होना पड़ता है। तो जो भी चीज़ आपने लिक्विड की शक्ल में लेनी है वो मिनिमम 30 मिनट्स और मैक्सिमम 45 मिनट्स के तक आपने पानी, कॉफ़ी, चाय, इवन दही का रायता भी आपने खाने के बाद नहीं पीना। तो आप यकीन कीजिए, जो लोग कहते हैं हमें ब्लोटिंग होती है, हमें फ्लैचुलेंस होता है, फारा रहता है, खाना ज़रा सा खाएंगे लगता है भूख खत्म होगी, उनके लिए दुनिया की बेहतरीन ये टिप्स है। और ये वो टिप्स है जिसमें आपने अगर अमल पैरा कर लिया, जिन लोगों की बहुत तोने निकली हुई हैं, बहुत ज़्यादा पेट निकला हुआ है, उनके लिए तो ये दुनिया की बेहतरीन टोटका है। वो ये अमल करके देखें तो इंशाल्लाह उन्हें। हाँ, फिर दूसरा, हम लोग दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं बहुत सी एंटी ओबेसिटी, तो वो क्यों नहीं असर करती कि हम अपना लाइफस्टाइल बेहतर नहीं करते। जब तक हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल से बाहर नहीं आएंगे ना, तो हम जनरल हेल्थ को बेहतर नहीं कर सकते। तो ये अमल करने से जो मैंने बताया, आप दुनिया की बदतमीजी करें, आपकी तोन ज़्यादा नहीं निकलेगी।
अच्छा हकीम साहब ये बताइए कि जैसे अब आपको पता है कि ईद कुर्बान गर्मी के मौसम में आ रही है। गर्मी कितनी ज़्यादा है इसका अंदाज़ा तो अभी आपको पता चलेगा अगर जैसे बाहर से आप आए हैं। गोश्त भी जो सा है उसको आपने रखना है लॉन्ग टर्म। हम लोगों को बड़ी आदत है कि हमने ना गोश्त संभाल संभाल के रखना है। हम ज़्यादा देर नहीं कुछ टाइम के लिए उसको सेव अगर करना हो तो हम ऐसी कौन सी चीज़ आपकी हिकमत के कहती है कि हम उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें ऐड ऑन करें फ्रीज करते वक्त के ताकि उसमें वो गोश्त भी ख़राब ना हो और वो जो एक डिफरेंट जायका हो जाता है ना फ्रोज़न फूड का वो भी ना हो जी, साइड पे बिल्कुल, जाए। बिल्कुल ठीक है। देखें एक बड़ी ज़बरदस्त टिप्स मैं देने लगा हूँ। एक चीज़ तो ये है कि कुर्बानी के गोश्त को शॉपर में बाँध के आपने नहीं रखना। अच्छा। हाँ, आपने मेडिकेटेड वो बॉक्स आए हुए हैं जिसमें आप गोश्त को तक़सीम करते हैं ट्रांसपेरेंट। अच्छा, अच्छा। वो हेल्थ के लिए बेहतर यानी बेहतर मीन के वो इतने नुकसानदेह नहीं होते जितना शॉपर होता है। अच्छा, अच्छा। शॉपर तो रद्दी चीज़ों से और हाँ। आपको पता है मशीन में उसको रिफ़ाइन किया जाता है। तो एक तो ये अमल कर लें कि केमिकल जब साथ जुड़ता है तो वो फिर फ्रोज़न और ख़तरनाक पॉइज़न बनने का ख़दशा पॉइज़न होता है। के तो आपने अपने उस गोश्त को, कुर्बानी के गोश्त को क्या करना है, 5 किलो है, 10 किलो है, तो थोड़ा-थोड़ा करके ना 10 किलो का बड़ा पतीला ले लें। उसमें 8 लीटर, 7 लीटर पानी डाल लें, 6 लीटर पानी डाल लें और उस पानी में 1 चम्मच आपने कलौंजी का डाल देना है। अच्छा। 1 चम्मच कलौंजी का डाल देना है और उसमें आपने 1 चम्मच जो है ना इसका डाल देना है ज़ीरा सफ़ेद का। अच्छा, अच्छा, ओके। ज़ीरा सफ़ेद का हाँ, हाँ। और बिल्कुल आपने जो है ना थोड़ी-सी फिटकरी डाल देनी। अच्छा। फिटकरी डाल देनी है और तकरीबन आधा कप सिरका डाल देना, सेब का जो सिरका है और उस पानी में उसको आप डाल दें और उस पानी के अंदर आपने सिर्फ 10 से 15 मिनट गोश्त रख देना। अच्छा। ताज़ा गोश्त जो आपने कुर्बानी के लिए कटिंग होने के बाद अब आपने फ्रिज में सेव करना है। अब उसको आधा घंटा या 15 मिनट आप उसको उसमें रख दें। उसके बाद उस गोश्त को निकाल के छाननी में रख दें ताकि उसका पानी अच्छी तरह निचुड़ जाए हुँ, और उसके बाद वो उस गोश्त को आप सेव कर लें। हुँ। आप यकीन कीजिए जब आपने गोश्त महीने बाद निकालना है, 15 दिन बाद निकालना है, तो वो गोश्त ऐसे ही होगा जैसे अभी ताज़ा आज ही आप गोश्त लेके आए। ठीक है। ये वो हर्बल रेसिपी है जिससे उस गोश्त को भी सिक्योरिटी मिलेगी और उसके अंदर जायके टॉक्सिन का पैदा होने का जो खदशा है वो भी खत्म हो जाएगा। और जायका भी वैसा जायका रहेगा। उसका वैसे ही रहेगा इंशाल्लाह। हकीम साहब बताइए कि गोश्त को कितने अरसे तक फ्रीज़ रखा जा सकता है और कितने अरसे बाद ये नुकसानदेह शुरू हो जाता है? देखें फ्रीज़र और बड़े हाइजीनिक फ्रीज़र आ गए हैं अब तो वो उसमें ये है कि 2-2 माह, ढाई-ढाई माह, 3-3 माह तक फ्रीज़ कर सकते हैं आप, कोई ऐसा मज़ाक़ा नहीं। देखिए हुँ। पूरी दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, हमारा तो मुल्क फिर भी एक मुतवसत है ना जिसमें गर्मी सर्दी बैलेंस है, कुछ अरसे के लिए सवेर गर्मी है, कुछ अरसे के लिए सवेर सर्दी है। तो पूरी दुनिया के अंदर अरब ममालिक में बहुत गर्मी पड़ती है, हुँ, तो वहाँ 6-6 माह भी गोश्त को सेव किया जाता है। हुँ, और देखें और उन ममालिक में खाली उन घरों में 6 माह नहीं सेव किया जाता, हुँ। 2-2 माह कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ वो बड़े-बड़े चिल्लर्स के अंदर रख के गोश्तों को भेजा जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, कन जिसमें 2-2 माह भी लग जाते हैं। समुद्र के ज़रिए कुछ जा रहे हैं, जहाज़ के ज़रिए जा रहे हैं, तो वो चिल्लर्स के अंदर भी रखा जाता है। हुँ, हुँ, असल में गोश्त ख़राब कब होता है? गोश्त ख़राब अगर एक दर्जा हरारत में काफ़ी देर भी पड़ा रहेगा वो ख़राब नहीं होगा। हुँ। जहाँ उसका दर्जा हरारत कम ज़्यादा होता है ना वहाँ ख़राब होता है। जैसे अच्छा। लाइट जाती है हमारी, लाइट लंबी चली गई है, अंदर पानी उसका उस गोश्त का निचोड़ना शुरू हो गया है, फिर वो दोबारा उसको मिलती है, वहाँ पे गोश्त में ख़राबी आती है। हुँ। अगर आपके घर का दर्जा हरारत एक इक्वल उसमें है, तो फिर गोश्त आपका 4-4 माह, 5 माह भी आप सेव कर सकते हैं। अच्छा बॉयलर खा-खा के मैदे का जो हाल है वो बुरा ह हाल और बेहाल हो गया है। लेकिन बड़े गोश्त को हज़म करना मुहाल हो गया है। ऐसे लोगों के लिए कोई नुस्ख़ा बताएँ कि गोश्त डाइजेस्ट हो? जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका और ये घरों में अक्सर बच्चों में, बड़ों में गोश्त खाने के बाद पेट दर्द, गैस, अफारा होता है, तो कोई ऐसी घर में रेसिपी होनी चाहिए। इसके अंदर ना 5 चीज़ें हैं, हुँ, 5 चीज़ें जो आम किचन रेसिपी आम जगह से मिल जाती है। मिसाल के तौर पे आपने लेना है पुदीना के पत्ते, बरगे पुदीना भी मिल जाता है पंसार से खुश्क, हुँ, 1 छटांक ले लें और 1 छटांक आप ले लें ज़ीरा सफ़ेद हुँ, और आधी छटांक ले लें अजवाइन हुँ, और आधी छटांग ले लें काला नमक हुँ, और 1 छटांग ले लें सूंड। हुँ, आप इन पाँचों चीज़ों का पाउडर बना लें,
बच्चों को 1/4 ऑफ टी स्पून, बड़ों को ½ टी स्पून खाने के आधे घंटे के बाद दें। अल्लाह की रहमत से पेट दर्द, पेट का भारीपन, भूख का ना लगना या बहुत ज़्यादा गोश्त खाने से नौजिया मतली जो होता है उसको भी ये कंपनसेट करता है। और ये इतना ज़बरदस्त, इसको चूरन कह लें, सफ़ूफ कह लें या मैदे का तिर्याक कह लें, ये दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। तो ये पाउडर बना के 1/4 चम्मच सुबह शाम बच्चों को दें और बड़ों को आधा चम्मच दें, तो इससे इंशाल्लाह उनको बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, कलेजी के कितने फ़ायदे हैं? कितनी मिकदार में खानी चाहिए और इसको पकाने का जो दुरुस्त तरीका है वो क्या है? बिल्कुल जी, कलेजी का तरीका वैसे ही है जैसे मैंने शुरू में बताया था कि वो तला हुआ गोश्त बनाया जाता है, तो इसी तरह वो आप कलेजी को बना सकते हैं। और इसका ये है कि जी कलेजी दुनिया की बेहतरीन चीज़ है खून बनाने के लिए। और जिन लोगों को कमर दर्द है, जिन लोगों की जो जिगर सही तरह काम नहीं कर रहा, उनके लिए बड़ी मुफीद चीज़ है। और आपको पता है कलेजी से चेहरे की शगुफ्तगी भी आती है, और आपके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन के मामलात या आपके चेहरे के ऊपर जो चाइयाँ हैं, फ्रैंकल्स हैं, उसको भी ये रेक्टिफाई करती है। अच्छा, इसका ये है कि आप, वैसे तो हम अपने पेशेंट को कहते हैं जिन लोगों में खून की कमी है वो तकरीबन 15 दिन में एक बार छोटे की कलेजी लाजमी खाएं। अच्छा। ये रूटीन में हम कहते हैं। तो कुर्बानी की जो कलेजी है ये तो इसमें वैसे भी शिफा है और सुन्नत भी है, तो इसका हर शख्स को अपने घर की जो भी कुर्बानी करे वो थोड़ी बहुत कलेजी, 1 या 2 कलेजी के पीस लाजमी खाए, इससे उसको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन कलेजी को बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं खाना चाहिए। बाज़ औक़ात इसको एज अ मेडिकेटेड 1 या 2 बोटियों से ज़्यादा ना खाएं। इसके ऊपर काला नमक, काली मिर्च और नींबू डाल के निचोड़ के फिर इसको खाया जाए, चूँकि ये थोड़ी सी देर हज़म होती है। कल जो है इसके साथ वो कहवा पी लिया जाए, यानी बजाय आप चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, आप पुदीना, सौंफ, इलायची का कहवा पी लें। वो आपको फिर ये जो है ना हज़म भी करेगी और आपकी ये सारे मसाइल भी बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, और किन लोगों को कलेजी नहीं खानी चाहिए? जिन लोगों को मैदे का अल्सर है, अच्छा। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, या जिन लोगों के जिगर के मसाइल हैं, फैटी लिवर ग्रेड 2 से ऊपर के, उनको कलेजी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। पाई खाने वालों की फेवरेट डिश पाई होती है, लेकिन इतने सख्त गर्म मौसम में पाई खाना नुकसानदेह तो नहीं है कि मतलब उनको कोई बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट्स हों, और पाई के साथ ऐसा क्या खाएँ कि उनको मसला ना हो? देखें, पाए बहुत मुफीद चीज़ हैं, कमर के लिए, पट्ठों के लिए, असाब के लिए, इवन के आपके जो नी जॉइंट्स के जो लिगामेंट्स हैं उसको तक़वियत देते हैं पाए। देखें, हम एक मिसाल सुनी थी कि ना, जो ऑर्गन है पोटा मैदे को फ़ायदा देता है, चूँकि वो पोटा होता है, कलेजी खून बनाता है जो कि उसके लिए मजमुआ होता है। इसी तरह पुट का गोश्त है वो आपकी पुट को मजबूत करता है, और रान का गोश्त आपकी, यानी एक अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह ने जो जो चीज़ें बनाई हैं ना, उसकी शक्ल व शबाहत से और उसकी सेम उस ऑर्गन के होने की वजह से अल्लाह ने उस चीज़ में उसकी सलाहियत जो है ना पोशीदा रखी है, एक राज है। तो आप जो है पाए जो है इंसान के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। आप उसको बहुत ज़्यादा देखें, गर्मी सर्दी आप खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सर्दी में खाने, गर्मी में भी खा सकते हैं। लेकिन उसका तरीका ये है कि हम पाए खाते हैं उसको एतदाल में खाए जाएं, यानी पाया, एक आध पाया आप खाएं और साथ आप उसका शोरबा पी लें, और लेकिन उसके ऊपर फिर आधा घंटा कुछ ना खाएं। गर्मी लगती है तो आप उस वक्त धूप में ना निकलें, पाए खाएं तो आप बैठ जाएं। हाँ, फिर जब आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं, गोश्त खाते हैं, तो फिर आप 1 घंटे बाद नमकीन शिकंजबीन पी लें। अच्छा। फिर आप इमली आलू बुखारे का घरों में जो शरबत बनता है वो पी लें, ताकि आपके जिगर की इस्लाह हो सके। इसी तरह संदल का शरबत है, बादाम का शरबत है, जो खुश्की ज़ायल करता है, तरावट बहाल करता है, ये 1 आध घंटे के बाद आप पी लें। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अगर आपने एक टाइम कोई हैवी मील लिया है तो दूसरे टाइम आप सब्जी खा लें या फल फ्रूट खा लें या सैलड ले लें, ताकि वो पूरा दिन कंपनसेट हो जाए। अच्छा, आपने भी मशरूबात का जिक्र किया, जैसे गर्मी का मौसम है, इस तरह के मौसम में कौन से मशरूबात पीने चाहिए? जी, आजकल देखें, सबसे बेहतरीन चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा की है वो फ़ालसा है। अच्छा। और घरों के अंदर फ़ालसे का आपको पता है, आप बच्चे बनाते हैं, तो फ़ालसों का जो जूस है, अगर आपने पूरे एक दिन वो जूस पी लिया तो पूरा दिन आपको जो दिमाग में हरारत है, जो आपके अंदर हिद्दत है, या जो आपके अंदर जिगर के अंदर गरमाइश के मसाइल हैं, वो इससे दूर हो जाते हैं। फ़ालसा तासीरन भी ठंडा होता है, खून को भी साफ़ करता है, साले खून भी बनाता है, और जिन बच्चियों के स्किन में फोड़ा फिंसी दाने एलर्जी होती है उनको भी ये रेक्टिफाई करता है। अच्छा। तो एक तो फ़ालसे का जूस, दूसरे नंबर पे आजकल कच्ची अम्बी आई हुई है। अच्छा। आपको पता है आजकल सनस्ट्रोक बहुत होता है। सनस्ट्रोक से बचने के लिए अगर दुनिया में कोई चीज़ है वो कच्ची अम्बी है।
और अच्छा। कच्ची अम्बियों का आप जूस बना लें, यानी कि उसको भी आप शरबत बनता है घरों के अंदर। हमारी वालदैन, मेरी वालदा, हमारे अबाउदाद का ये मामूल होता था, जैसी गर्मी आती थी ना, हुँ, वो कच्ची अम्बियों का शरबत बना के बच्चों को गर्मी आते ही दे देते थे। हुँ, और वो कहते थे कि इससे बच्चों को लू नहीं लगती। यानी हुँ, पूरे सीजन में एक बार भी कच्ची अम्बी का जूस पी लिया तो हुँ, समझें वो आपकी सिक्योरिटी है, वो आपकी सेफ्टी है। हुँ, और उसका भी तरीका ये होता है कि कच्ची अम्बियाँ ले लें, हुँ, उसको आप जो है ना आधा किलो ले लें, तो उसको आप 1 किलो पानी में यानी उसको छील के ना तो आप गर्म करने में रख दें और आधा किलो उसमें चीनी डाल दें। हुँ, और उसके बाद आप देखेंगे कि वो एक ना वो कच्ची कच्ची होनी चाहिए, उसका रेशा उतरना शुरू हो जाएगा। फिर उसको आप हाथ साफ करके ना तो उसकी हुँ, गुठली को निकाल के फेंक दें। हुँ, फिर उसको 10-15-20 मिनट, आधा घंटा हल्की आंच पे चला दें, हुँ, तो वो एक शरबत सा बन जाएगा गाढ़ा। हुँ, वो आपका बेहतरीन शरबत, उसको ठंडा करके आप पिएँ। हुँ, और ये चीज़ जिन लोगों को, आपको पता है लू लगना, सनस्ट्रोक कितना खतरनाक कितना है। खतरनाक। आपके बाल आपको गंजा कर देता है, हुँ, आपका खून अंदर से जिगर की खराबी कर देता है, हुँ, आपके जो खुलियात हैं, सेल्स हैं, जो आपको रेफ्रिजरेंट करते हैं, जो आपको तरोताज़ा रखते हैं, वो जो आपके डेड हैं वो डेड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। हुँ, तो ये तमाम एपिथेलियल सेल्स तक को ये डिस्टर्ब कर देता है सन ब्लॉक जो है। तो इसको बस ये है कि सन स्ट्रोक के हवाले से ये मामलात अगर आप थोड़ी एहतियात कर लेंगे हुँ। तो अल्लाह की रहमत से आप ऐसे मुज़ी अमराज से बच जाएंगे। अच्छा, पाए का जैसे हम पहले पर बात कर जी। रहे थे, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है पाए के साथ आप नान खाने के हवाले से। क्या ये वाक़ई नुकसानदेह है कि बस हाइप क्रिएट हुई है? देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि पाए के साथ लोग नान भी 2-2 3-3 खाते हैं हुँ, और इसके फ़ौरी साथ पाए के ऊपर बोतल पी लेते हैं हुँ, या लस्सी पी लेते हैं। हुँ, आप हुँ। कभी बाहर जाएँ, पायों के साथ हाँ, लस्सी लस्सी चाहती है, चल रही है। रमज़ान में भी, उससे हट के भी। यहीं पे सबसे बड़ा हमारा नुकसान होता है कि पाए एक फ़ायदे पहुँचाने वाली चीज़ है, हुँ, उसके साथ जो बाकी लवाज़मात हैं, उसने पाए के असर को भी ज़हर में बदल दिया। हुँ, मैं अवामुन्नास को आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पाए खाने हैं, तो आप घर का फुल्का बनाएँ, हल्का-फुल्का, बारीक रोटी जो होती है। उसके साथ आप डिबो-डिबो के शोरबा उसका लें और शोरबा पिएँ और शोरबा पीने के बाद आपने पानी भी नहीं पीना है। अच्छा। फिर आधे पौने घंटे के बाद आपको गर्मी लगती है, आप उसको बर्दाश्त कर लें, आप यकीन करें, हुँ, वो पाया आपको आपकी फ़ायदेमंद है। हड्डियों के लिए भी मुफ़ीद है। देखिए आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस आर्थराइटिस हुँ, और ये बोन्स डेंसिटी के इश्यूज़ हैं, हुँ, वो पाए दुरुस्त करते हैं। हुँ, आपके वो जो मसाल दी जाती है ना, गोडों में मिख मुक गई है, हुँ, वो पाए तो हैं या पाए की जो अंदर जो एक वो नली की हड्डी है, नली के अंदर जो अंदर एक मिक लिक्विड होता होती है, है। मिख जिसको हम कहते हैं, ये वही तो मिख होती है। तो हुँ, ये हमें लाज़मी खाने चाहिए। साल में 4-5 बार पाए खाना हुँ, आपकी हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के लिए हुँ। दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। बड़ी ईद पर बकरे और गाय के जो मग्ज़ है वो भी बहुत शौक से खाया जाता है। ये किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? मग़ज़ बेसिकली वो कहते हैं ना कि इस बंदे ने मेरा मग़ज़ खा लिया। हाँ, हाँ। तो वो मग़ज़ खाना बेसिकली हमारे दिमाग के अंदर, ये दिमाग की मिख कह लें इसे, हुँ, कि दिमाग के खुलियात की स्पेस को इस मग़ज़ ने कवर किया हुआ है। हुँ, जब हम दिमाग के ऊपर ओवर वर्किंग करते हैं, जो लोग मल्टीटास्क लोग होते हैं, उनमें ये उनका दिमाग भी सुगड़ जाता है। कई लोगों को आप देखेंगे हुँ, उनकी जिसामत के हिसाब से दिमाग छोटा होता है। हुँ, एक जेनेटिकली होता है जो बचपन से बच्चों में नुक्स हो, जिसके अंदर उसके होते हैं मैग्नाइटिस के इश्यूज़ हुँ, होते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के इश्यूज़ होते हैं, वो एक अलग बीमारी है। हुँ, लेकिन कुछ लोगों में वैसे भी आप देखेंगे ना कि जवानी में वो ठीक थे और जैसे-जैसे 40 के करीब पहुँचे दिमाग सिकुड़ना शुरू हो जाता है, रगें उभरना शुरू हो जाती हैं हुँ, और चेहरे के ऊपर एक बुढ़ापे का आसार शुरू हो जाते हैं ऊपर वाले हिस्से से। हुँ, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग को हुँ, के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। आपके दिमाग की एक सलाहियत है। आपको पता है इस दौर के अंदर हुँ, फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा जो हुँ, बहुत अहम चीज़ है वो मेंटल हेल्थ है। आजकल पूरी दुनिया एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, इंसैनिटी का शिकार हो चुकी है। हमारी मेंटल हेल्थ क्या है? हम हर वक़्त ओवरथिंकिंग में हैं। हम सोचते हैं, हम फ़िक्र, यानी हमारी फ़िक्र ही नहीं ख़त्म हो रही। और बुज़ुर्गों की तो फ़िक्र होती थी, आजकल का बच्चा जो है वो भी स्ट्रेस में है। वो पैदा होने से लेके बुढ़ापे तक आपकी पूरी ज़िंदगी स्ट्रेस में गुज़ारी है। स्ट्रेस में। देखें, आप पढ़ते हैं तो आप मैट्रिक में आते हैं तो मैट्रिक का स्ट्रेस, हुँ, कंपटीशन है पूरी दुनिया में जी, मैट्रिक में क्या बच्चे ने बच्चा मैट्रिक से निकलता है तो कॉलेज का स्ट्रेस, कॉलेज का स्ट्रेस। कॉलेज के बाद वो फारिग तहसील होता है तो तो उसको अपनी जॉब नौकरी का और स्ट्रेस, फिर उसके जॉब बाद का स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस फिर एंड शादी का स्ट्रेस मामलात, फिर उसके बाद शादी हो जाए तो उसके बाद और ज़िम्मेदारियों का स्ट्रेस। तो आपकी पूरी ज़िंदगी तगो-दो में गुजरती है। मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हाथ में रखी हैं, हमें उसको अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं। जो अल्लाह ने वादे किए हैं, रिज़्क का वादा, शादियों के वादे, ये हाँ, अल्लाह और ने कहा रखना कि क्या मैंने क्या करना ये है? मेरे ज़िम्मे है। हम जब अपने ऊपर सवार करते हैं जी, अब ये
बिजली का बिल आ गया या ये हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा यकीन और अल्लाह पे तवक्ल कम हो चुका है, जिससे हम मसाइब और मसाइल में घिर चुके हैं। तो मैं ये उन लोगों के लिए जो दिमागी कमज़ोर हैं, जिनके अंदर मसाइल हैं, वो मगज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मगज़ भी जो कि गर्म होते हैं, अमूमन इसको हम सर्दियों में खाते हैं। तो अगर आप घर में सिरी के अंदर से मगज़ का मामला वो अगर आप इसको घर में बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप इसको सेव करके रख दें। आप अपने कसाई को कहें कि इसका ये जो दिमागी हिस्सा है इसको सेव कर दे, वो आप सर्दियों में खा लें। हकीम साहब, जैसे कि चर्बी का जिक्र करें, जी जी, बहुत सारे डॉक्टर्स इसको कहते हैं कि भाई आप इसको अलहदा करके खाएं चर्बी का, इसके क्या मतलब आप इसको गोश्त के साथ नहीं खा सकते। क्या वाकई चर्बी है वो नुकसानदेह है? अगर नुकसानदेह नहीं है तो गोश्त के साथ कैसे पकाया जा सकता है इसको? देखें इसका मैं एक आसान सा जवाब ये दूंगा कि पेशावर के अंदर कभी आपका जाने का इत्तेफाक हो, तो वो लोग जो सारा सारा दिन धूप में बैठे होते हैं, मजदूरियां कर रहे हैं, उनके चेहरे भी लाल सुर्ख होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो दुम्बे की चर्बी है ना, उस चर्बी के तेल में खानों को बनाते हैं। अच्छा, तो वो हमारे लिए कैसे नुकसानदेह हो सकती है? देखें, जो चीज़ अल्लाह कुदरत ने उस जानवर के अंदर उस उज़लात के साथ उस चर्बी को जोड़ा हुआ है, वो कुदरती चीज़ है। हम उससे महरूम कैसे हो सकते हैं जब कुदरत ने उसको उसके साथ जोड़ के रखा है? तो मैं ये कहता हूँ कि चर्बी अगर जानवर की चर्बी है, तो वो अगर चर्बी वाला गोश्त अगर आपका है, असल में देखें हमारे यहाँ दो है मसले हैं। एक ख़वातीन के अंदर मसला ये है कि जब उनको पता है कि हमारे घर ये हांडी है, तो उसमें 1 प्याली या 2 प्याली तेल डालता है, वो रोज़ाना वही डालते हैं। अगर आपका गोश्त चर्बी वाला है तो उस वक्त आपको 2 प्याली तेल नहीं डालना, फिर आधी प्याली तेल से भी आपका वो खाना बन जाएगा, क्योंकि उसमें चर्बी भी है, उसने भी मेल्ट होना है और उसने भी वो ऑयल का काम करना है। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको आपने देखना है। चर्बी वाला गोश्त भी मुफीद होता है, फ़ायदेमंद होता है, लेकिन हम जो लोग दिल के मरीज़ हैं, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल, लिपिड लेवल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हैं, या यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं, उनको हम कहते हैं कि वो गोश्त वो लें जिसमें चर्बी कम हो। हमारे यहाँ आजकल भी ट्रेंड है कि जानवर भी जब हम खरीदने जाते हैं हम दोंदा जानवर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका ख्याल नहीं रखते, वो चोगा जानवर लेते हैं, बूढ़ा जानवर लेते हैं, और कुछ लोग शो के चक्करों में इतना बड़ा जानवर लेते हैं कि उसका गोश्त खाने के भी काबिल नहीं होता। तो वही अल्लाह पाक तो आपकी नीयतों को देखता है कुर्बानी में। तो जब आप शो मारेंगे कि मैं ऐसा जानवर लाऊं कि दुनिया देखेगी वाह 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 जी, ये हकीम साहब तो माशाल्लाह पूरे महल्ले में सबसे बड़ा जानवर लाए, हमें जानवर भी वो खरीदने चाहिए जिनका गोश्त बकरे की तरह हो। अगर बड़े का जानवर आपने लिया है, वो अगर आप 3-4 मन के करीब होगा तो वो ऐसा गोश्त होगा जैसे बकरे की तरह गोश्त है, और जो जानवर नॉर्मल होगा वो एक्टिव होगा। जो जितना बड़ा जानवर होगा उतना भारी बोझल होगा, उसके गोश्त में उतनी चर्बी होगी और उसका गोश्त उतना सख्त होगा जो कि खाने के काबिल नहीं होता। तो ये तो हमारा एक घरों के जो मर्द हैं उनका काम है कि वो जानवर का तयन करने के लिए जब बाहर जाते हैं तो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक जानवर खरीदें। हकीम साहब, मुझे एक लास्ट सवाल का जवाब दें। कहते हैं कि गोश्त में अगर आप आलू डाल दें तो उसकी अफादियत जो से है वो कम हो जाती है। क्या ये हाइप है, ये वाकई दुरुस्त है ये बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे जो हमारे हैं उनको आप मसाला घर में आलू गोश्त शोरबा बनता है, तो वो कुछ बच्चे अगर बोटी नहीं खाते या गोश्त नहीं खाते, वो आलू के साथ शोरबा खा लेते हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। उसकी में ये होता है, देखें आलू डालने का कॉन्सेप्ट क्या था, पहले वक्तों में आलू क्यों डलता था? घरों के अंदर जब खानों में मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो फिल फॉर ख़वातीन आलू उसमें डालती थी ताकि वो मिर्चें और नमक को जज़ब कर सकें। तो ये चीज़ें होती हैं। अब बच्चे आलू जो खा रहे हैं, पोटैटो खा रहे हैं, वो उसमें चिप्स की शक्ल में खा रहे हैं। अब आलू खतरनाक नहीं है, आलू के साथ फिर वही बात है, लवाजमात जो खा रहे हैं वो आप मायोनीज ले रहे हैं, वो आप ग्रीन केचप ले रहे हैं, चिल्ली केचप ले रहे हैं, वो आपका बेड़ा गर्क कर देती हैं। ठीक है। अच्छा, हकीम साहब बताइए कि कोई ऐसे जैसे खाने खाए जाते हैं उसमें बारबेक्यू भी होता है, उसमें डिफरेंट डिशेस भी बनाए, उनके साथ चटनियाँ बहुत ज़्यादा आप बनाते हैं, तो कौन सी चटनी जिनसे है वो आपको लगता है कि आजमूदा है और जो वो टेस्टी भी लगती है और कोई आपको नुकसान भी नहीं पहुँचाती है? अच्छा, ये जो कुर्बानी के गोश्त के साथ जो सबसे बेहतरीन चटनी है ना, वो है पुदीने की चटनी। अच्छा, उसकी क्या रेसिपी है? अदरक भी इसमें डालते हैं आप, लहसुन भी इसमें डालते हैं, पुदीना भी डालते हैं, अजवाइन भी डालते हैं, अनारदाना भी डालते हैं, धनिया वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसमें, बाकी 3-4 आप अजवाइन, काली मिर्च, ज़ीरा सफ़ेद ये भी डाल लें आप, थोड़ी बहुत कलौंजी भी डाल लें। आप यकीन कीजिए ये खाली चटनी जायके की एतबार से सिर्फ डिलीशियस नहीं है, आपके दिल की नालियों के लिए,
आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके यूरिक एसिड के लिए दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। आप जो खाने अगर कच्चा आपने मसाला वो जैसे तला हुआ गोश्त भी खाया ना, तो इस चटनी को 2 चम्मच दही में डाल के आप रायता बना लें, उसके साथ आप डिप करके लगाएं, इतना टेस्ट आएगा ज़बरदस्त। आप देखें ना, चटनी जो है दुनिया की बेहतरीन चीज़ है, खानों को हजम भी करती हैं और दस्तरखान की जीनत भी हैं। तो ये है कि आप अपने खानों के साथ 2-3 चम्मच सुबह, 2-3 चम्मच शाम, जब ये चटनी खाएंगे ना, आपको गैस नहीं होगी, आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, और वो जो खाया हुआ गोश्त है वो आपका जो 4 घंटे में हजम होना वो 2 घंटे में हजम होगा इंशाल्लाह। एक तो ये इसमें बड़ा फ़ायदेमंद। अच्छा हकीम साहब, ये तो चटनियों के हवाले से बात होगी, अब मशरूबात की तरफ आ जाते हैं। आप कहवे की तरफ आप अगर बात करें तो सबसे इसमें इफेक्टिव कहवा कौन सा है? हाँ, इफ़ेक्टिव कहवा जो है उसमें 5-6 चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे लेमन ग्रास, लेमन ग्रास आप ले लें, 2 कप पानी है, उसमें आप ना 4-5 या 6 पत्ते उसके डाल लें, और पुदीना जो है, ताज़ा पुदीना के 10 पत्ते वो भी डाल लें आप। इसी तरह आप जो है इसमें वो सौंफ 1/4 चम्मच डाल लें। सौंफ के साथ आप इसमें हल्का सा टुकड़ा दालचीनी का, वो रिंग वाली दालचीनी बहुत इफेक्टिव होती है श्रीलंकन, वो तकरीबन आधे इंच का टुकड़ा वो डाल लें, और 1-2 इलायचियाँ डाल लें। आप यकीन करें बड़ा ही खुश जायका और बड़ा रेफ्रिजरेंट कहवा बनता है। ये भी आप खाने के आधे पौने घंटे के बाद उसमें लेमन डाल के पिएँ तो खाना भी हजम होगा, और आप जो एक आदत होती है इंसान को चाय की, कॉफ़ी की क्रेविंग होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके ओके, तो क्या चाय पीनी चाहिए गोश्त के बाद, या फिर खाना खाने के बाद, या फिर कितनी देर बाद आप जो बड़ा जैसे कुर्बानी का गोश्त खाते हैं उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, लोग पूछते हैं कि पीने में कुछ हो जाएगा ना, तो चाय ले आओ, चलो कॉफ़ी ले आओ, ये कितनी असल देर बाद? जी, मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि चाय इतनी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन जब उसको खाने के फ़िल फॉर पीते हैं तो वो चाय बहुत खाने को भी ख़राब कर देती है और मैदे को भी ख़राब कर देती है। आप खाने के 1 घंटे के बाद थोड़ा-सा सब्र कर लें, चाहे आप अपनी गुफ्तगू कहीं फंक्शन पे भी गए हैं तो ज़ाहिर बात आधा पौना घंटा आप गपशप मारें, उसके बाद आप चाय पिएँ। अगर आप बेहतरीन खाना खाया है आपने और फ़िल फॉर चाय पी लेंगे ना, वो समझ लें आपका मैदा तबाह। वो ना खाने को हज़म होने देगा और ना आपकी और ब्लोटिंग हो जाएगी, गैस हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात तेज़ाबियत बढ़ जाएगी। अच्छा ये बताइएगा हकीम साहब, क्या जो वाकई बारबेक्यू खाने के बाद मसूड़ों में दर्द होती है, या सिर्फ हाइप बनी हुई है, और नहीं, इसका इलाज क्या अगर ऐसी बात है बेसिकली तो? होता ये है कि हम जब बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं ना, तो हाँ। अक्सर लोगों में आपके मसूड़ों में ना इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ पैदा हो गई है, अच्छा। यानी और खला होता है। तो जब हाँ हम खाते हैं गोश्त का ज़रा भी रुक गया ना, वो हाँ। सोजिश पैदा कर देता है। और आप देखें अक्सर रमज़ान में हमारे पास बहुत केस आते हैं बहुत लोगों के तकलीफ है। कि जी मेरा ये मसूड़ा सूज गया, मुझसे कुछ खाया हम्म। नहीं जा रहा, कभी इधर का सूज गया। उसके लिए हमारे पास ना 2-3 किस्म की चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे एक दवाई है जिसको हम बाऊ बड़ंग कहते हैं। अच्छा। बाऊ बड़ंग होता है काली मिर्च के तना होते हैं। अब काली मिर्च के अंदर दरारें होती हैं, और जो बाऊ बड़ंग होता है ना, वो वही होती है, काली मिर्च की तरह होती है, पर वो बगैर दरारों के प्लेन होता है। वो आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जो है ना गर्म कर लें, और उसकी कुलियाँ करनी है आपने। ठीक है। अच्छा, उसकी कुलियाँ करने से जितनी गम्स की इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, या उसमें वो मांसखोड़ा है, वो ख़त्म हो जाएगा। ओके। दूसरी चीज़ 2 चीज़ें हैं जो मंजन की शक्ल में। हम्म। एक है माजू, उस सुराख वाला माजू पंसार से मिल जाएगा। 1 पाव माजू ले लें, और 1 छटांक काली मिर्च लेके उसको पाउडर बना लें। ठीक है। आप यकीन कीजिए जिन बच्चों में बड़ों में ये इवन के जिनके दांत हिलते हैं, जिनके मसूड़ों में सोजिश है, वो आधी चम्मच तक लेके ना उन जगहों पे रख लें, और 2 मिनट के लिए मुंह बंद कर लें, ओके। और उसके बाद वो सारा जो रद्दी मादा है उसको सक करके, और ढीले मुंह को ढीला कर लें, वो आपकी रतूबात निकलती रहेंगी। ओके। आप यकीन करें 2 से 3 बार ये आपने अमल करना है, आपके मसूड़ों की गम की इन्फ्लेमेशन खत्म। ओके। आपको ओके। कोई एलोपैथी की हाँ। पेन किलर नहीं खानी पड़ेगी, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई नहीं खानी पड़ेगी। हम्म। तो ये वो चीज़ें हैं जो ईद के दिनों में बहुत से केस हमारे पास आते हैं, और जब ये आप घर बैठ के खुद ही बना लें, और मंजन का मंजन और सस्ता का सस्ता, और आपको पता है पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में सबसे महंगा ट्रीटमेंट डेंटिस्ट का है। तो जब आप ये रेसिपी इस्तेमाल कर लेंगे, एक बाऊ बड़ंग की कुलियाँ और ये मंजन, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।